हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम करेंगे वर्ब्स। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वर्ब्स, क्योंकि सेंटेंस के अंदर कुछ हो ना हो लेकिन एक वर्ब का होना बहुत ही लाजमी है। जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच हैं उनमें वर्ब सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर शब्दों का जो समूह है उसके अंदर यदि वर्ब नहीं है तो हम उसको उस पार्ट ऑफ स्पीच के उस समूह को हम वर्ब्स मतलब उसको पार्ट ऑफ स्पीच को हम क्या से एक सेंटेंस नहीं कहेंगे। बिना वर्ब के कोई सेंटेंस हमारा होता ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो वर्ड है ये वर्ब्स। अब ये दिखता बिल्कुल छोटा सा एक शब्द है, लेकिन इसका विस्तार जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा है। तो विस्तार से पूरे डिटेल से हम आज इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। वर्ब्स क्या होती है, किस प्रकार से इसको हम अलग अलग कैटेगरीज में हम बांट सकते हैं और कैसे हम इनको सेंटेंस में यूज़ करते हैं, किस रूप में यूज होते हैं, ये सारी बातें आज के इससे हमारे इस क्लास का हिस्सा रहेंगी। ठीक है, तो वर्ब्स अंग्रेजी भाषा में वर्ब जो है ना हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, दो वर्गों में बांट सकते हैं। पहला जो वर्ब है उसको पहला जो वर्ग है, पहला जो पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे, लेक्सिकल वर्ब कहेंगे। दूसरा पार्ट उसको आप ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे। अब लेक्सिकल वर्ब को आप मेन वर्ब कह सकते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब को आप हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं। तो एक सामान्य से शब्दों में अगर हम समझें तो वर्ब जो है ना उसके दो पार्ट कौन कौन से होंगे, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, वर्ब को आप क्या कहेंगे, या तो वो मेन वर्ब के रूप में प्रयोग की जाएगी या हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग की जाएगी। तो कब वर्ब जो है ना मेन वर्ब बनती है, कब हेल्पिंग वर्ब बनती है और कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किस तरह से होता है, ये सारी बातें अभी आप आगे देखेंगे। लेक्सिकल वर्ब, अब थोड़ा लेक्सिकल वर्ब को थोड़ा सा डिटेल से देख लो। लेक्सिकल वर्ब वे वर्ब्स होते हैं जो सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में प्रयुक्त है। ये बात हम कर ली, ये बात मैं आपको बता चुका कि लेक्सिकल वर्ब को ही आप क्या बोलेंगे, मेन वर्ब्स बोलेंगे। अब जो मेन वर्ब है ना उसकी पांचों अवस्थाएं हो सकती हैं। पांचों अवस्थाएं कौन सी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यदि आपने आईएनजी लगा दिया तो फोर्थ फॉर्म कहलाएगी। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने एस या ईएस जोड़ दिया तो वो फिफ्थ फॉर्म कहलाएगी। जैसे आप फोर्थ की बात करें, ठीक है, तो जैसे प्ले के साथ अपना आईएनजी जोड़ा प्लेइंग, ठीक है, कुक के साथ आईएनजी जोड़ा कुकिंग, ऐसे ही टीच के साथ आईएनजी जोड़ा टीचिंग। ठीक है, तो आईएनजी जोड़ने से फोर्थ फॉर्म बनती है। फिफ्थ फॉर्म बनती है वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसके साथ एस या ईएस लगाकर। जैसे प्ले का बनेगा प्लेज, टीच का बनेगा टीचीज। ठीक है, या तो आप एस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे। तो जब भी आपने, अब बात आती है कि इनकी आवश्यकता कहाँ पड़ती है, फिफ्थ फॉर्म की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, जब भी हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा तो ये फिफ्थ फॉर्म लगेगी। अब जब भी हमारा नाउन प्लूरल होगा, मतलब एक वचन से ज़्यादा होगा, एक से ज़्यादा होगा, मतलब बहुवचन में होगा, तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, अब ये जो आईएनजी है ये कहाँ लगती है, ये कंटिन्यूस में लगती है। जिस भी तरह का कंटिन्यूस टेंस होगा, चाहे कोई सा भी है, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस है, ठीक है, या फ्यूचर कंटिन्यूस है, ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस के जितने भी टेंस होंगे ना उन सभी में ये फोर्थ फॉर्म लगती है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगती है। फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगेगी, जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा, और फिफ्थ फॉर्म कहाँ लगेगी, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। ठीक है, अब लेक्सिकल जो वर्ब है ना उनको हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हैं। स्वतंत्र का मतलब क्या है कि हम इसको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, इस तरह से हम इसको प्रयोग कर सकते हैं, हम टेंस के अनुसार, टेंस और टाइम के अनुसार। अब सेंटेंस आपके सामने है, आई राइट ए लेटर। अब यहाँ पर आपने देखा कि राइट जो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट, ही रोट ए लेटर, तो रोट सेकंड फॉर्म हो गई। ही हैज़ रिटन ए लेटर, रिटन थर्ड फॉर्म हो गई। ही इज़ राइटिंग ए लेटर, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगने से क्या बन गया, राइट का राइटिंग बन गया। तो ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है। तो कोई ही सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो हमने वर्ब के साथ एस एस लगाना मतलब ज़रूरी होता है जब भी हमारा सेंटेंस कैसा हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो ये फिफ्थ फॉर्म लगी। ठीक है, तो आपने देखा कि हम लेक्सिकल वर्ब को किसी भी टेंस में आप प्रयोग कर सकते हो।
क्या ऐसा ऑक्सिलरी वर्ब के साथ भी होता है? देखो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये जो हमारी लेक्सिकल वर्ब होती है ना, वो तो मेन वर्ब है, ठीक है, लेकिन हमारी जो ऑक्सिलरी वर्ब है ना, वो हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब तो मेन वर्ब के साथ ही चलती हैं, ठीक है। उस मेन वर्ब की सहायता करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती हैं? वे वर्ब्स जो अन्य वर्ब के साथ प्रयोग होकर, मतलब उसके साथ यूज करके हम क्वेश्चन, नेगेटिव या टेंस बनाने के साथ साथ हम पॉसिबिलिटी, विलिंगनेस, मतलब कोई इच्छा बताने का कार्य करने को हम व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा डाउट लगा होगा। डाउट का मतलब क्या है कि ऑक्सिलरी वर्ब को आप अच्छी तरह से नहीं समझ पाए कि कैसे हम इसको नेगेटिव में, कैसे हम क्वेश्चन में, या कैसे हम टेंस के साथ साथ हम पॉसिबिलिटी या विलिंगनेस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अभी बिल्कुल थोड़े ही समय में, जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, ये सारी बातें आपको क्लियर होती जाएंगी। तो प्रयोग तथा बनावट के दृष्टिकोण से ऑक्सिलरी जो वर्ब होते हैं हमारे, इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। अभी आपने क्या देखा कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ये आपने 2 वर्ब के हिस्से देखे। अब जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसका दूसरा नाम आपने क्या देखा था? ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब को आपने 3 पार्ट यहाँ देखे। पहला कौन सा? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स और तीसरा है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। तो ऑक्सिलरी वर्ब के तीनों पार्ट आपको याद हो गए होंगे। आगे हम थोड़ा सा उसको और बारीकी से करते हैं, अलग अलग तरह से हम देखते हैं कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती हैं। बी, डू और हैव, ये 3 जो है ना, हम इनको क्या बोलेंगे? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब इनको हम कहते हैं। ये वाक्य में मेन वर्ब व हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए आप कि बी, डू और हैव, ये तीनों जो वर्ब हैं इनको हम कैसी वर्ब कहते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। और ये क्या, इनकी विशेषता क्या है? ये मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब दोनों तरह से इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। अब इनको समझते थोड़ी सी और बारीकी से, ठीक है। कहाँ पर ये मेन वर्ब बनती हैं और कब ये हेल्पिंग वर्ब बनती हैं, या फिर आप सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे कि ये जो बी, डू और हैव जो 3 मैंने वर्ब बताई हैं, ये कब हेल्पिंग वर्ब रहती हैं और कब मेन वर्ब भी बन जाती हैं, ठीक है। अब बी की जो फॉर्म होती है वो कौन कौन सी होती हैं? बी की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? इज, एम, आर, ठीक है, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग और बी, ठीक। ये इसकी बी की अवस्थाएं हैं। अब बी जो वर्ब है, जब हेल्पिंग वर्ब का काम करती है इनके बाद क्या लगेगा भाई? ये ज़रा ध्यान दीजिए एक बार फिर से। बी जो है हमारी वर्ब, जब हेल्पिंग वर्ब का काम करती है ना, तो इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। अब आईएनजी कब लगती है, थर्ड फॉर्म कब लगती है? देखो एग्जाम्पल से, बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अगर है तो ये लगेगी कंटिन्यूस टेंस। मैंने कहा था जहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी ना, इसका मतलब हमारा टेंस कैसा होना चाहिए? वो कंटिन्यूस का होना चाहिए, किसी भी मतलब उसका हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो या परफेक्ट का हो, ठीक है। उसमें कंटिन्यूस हमें टेंस बनाना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगानी जरूरी है। प्रेजेंट की बात करेंगे तो फिर इज, एम, आर लगेगा। पास्ट की बात करेंगे तो वाज, वर लगेगा, ठीक है। जैसे वो पढ़ा रहा है, ही इज़ टीचिंग, वो लिख रहा है, ही इज़ राइटिंग। अगर हम पास्ट की बात करें, वह लिख रहा था, ही वाज राइटिंग। तो प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, वह लिख रहा होगा, ही विल बी राइटिंग, ये फ्यूचर का हो गया। तो कंटिन्यूस जहाँ होगा वहीं पर क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी। और बी का रूप कौन सा लगेगा? इज, एम, आर प्रेजेंट में, वाज और वर क्या लगेगा? पास्ट में। और बी जो है ना वो खुद जुड़ जाती है अगर फ्यूचर की बात करें तो, ठीक है। ये पैसिव वॉइस में भी बी खुद जुड़ जाती है। देखो एक बार फिर से, यदि बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगे तो हमारा सेंटेंस किस तरह का होगा? पैसिव वॉइस का होगा। इस रूप में है तो हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस का होगा, ठीक है। एक बार फिर सुन लो इस बात ने क्या कहा है। मैंने कहा है कि बी का जो रूप दिया हुआ है, ठीक है, चाहे वो इज, एम, आर है, चाहे वाज, वर है, ठीक है, चाहे बी है, बीन है या बीइंग है, यदि हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो किस तरह से होगा? पैसिव वॉइस में है तो इसके बाद थर्ड फॉर्म आनी लाजमी, क्योंकि पैसिव वॉइस में और तो फॉर्म लगती ही नहीं। पैसिव वॉइस के अंदर, पैसिव वॉइस में केवल और केवल की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है।
तो ध्यान रखें कि यह जो पॉइंट है, एक बार इस नोट पर ध्यान करें, मैंने क्या लिखा हुआ यहाँ पर कि यह जो पॉइंट है, ये जो मैं भी जो बात कर रहा था ना, ये एक्टिव वॉइस का हमारा सेंटेंस होता है या हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है, ठीक है। ये जो पॉइंट है हमारी सबसे ज़्यादा यह पहचानने में मदद करता है कि हमारा वाक्य एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में। क्या बताया मैंने इस बारे में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यदि आईएनजी है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगी हुई है, तो यह जो हमारा सेंटेंस होगा वो कैसा होगा, कंटिन्यूस का होगा, और वाक्य किस तरह का होगा, वो एक्टिव वॉइस का होगा। यदि बी के बाद थर्ड फॉर्म लगे हुए तो हमारा वाक्य जो सेंटेंस है वो कैसा होगा, पैसिव वॉइस का होगा। एग्जाम्पल से देखो एक बार, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी इसके साथ हमने आगे लगा दिया आईएनजी, तो क्या बन गया, प्लेइंग, ये बी का रूप हो गया इज, ठीक है। ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, इज़ प्लेइंग फुटबॉल, और फुटबॉल खेल रहा है। ए बुक इज़ रिटन बाय मी, अब ध्यान दीजिए ज़रा, इज़ के बाद यहाँ पर तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, राइट रोट रिटन। अगर थर्ड फॉर्म है तो हमारा जो सेंटेंस है ये दूसरे वाला जो सेंटेंस है पैसिव वॉइस में होगा, और पहले वाला जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस का होगा। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को भी आपने पहचाना सीख लिया है कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में कब होता है, पैसिव वॉइस में कब होता है, ठीक है। जब बी के रूप के बाद क्या हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो सेंटेंस पैसिव वॉइस का होगा। तो यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। सेंटेंस नंबर 1 के अंदर इज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह वाक्य एक्टिव वॉइस का है। और सेंटेंस नंबर 2 के अंदर इज के साथ वर्ब के बाद क्या लगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, हम कह सकते हैं कि हमारा वाक्य कैसा है, पैसिव वॉइस का है, ठीक है। अब नोट को एक बार फिर पढ़ लो, क्या इसमें लिखा हुआ है, वही जो बातें मैंने अभी बताई वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। बी वर्ब जब मेन वर्ब का काम करती हैं तो ये या तो लिंकिंग वर्ब होगी या फिर इंट्रांसिटिव वर्ब होगी। अब कहेंगे सर आप तो वर्ब की और डिटेल गहराई में जाते जा रहे हो। बिल्कुल गहराई में तो हमें जाना ही है, क्योंकि हम बिल्कुल बारीकियों को समझेंगे। अभी हमने यहाँ बात की है कि बी जब मेन वर्ब का काम करती है, देखो ऊपर हमारे सेंटेंस में देखा कि यह हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही थी, लेकिन जब बी मेन वर्ब का काम करती है तो ये ऐसी वर्ब क्या कहलाएंगी, बी की ये क्या कहलाएंगी, या तो आपको लिंकिंग वर्ब बोलेंगे इनको या इंट्रांसिटिव वर्ब बोलेंगे। अब नए नए वर्ड आपके सामने आए, लिंकिंग वर्ब कौन सी होती है, इंट्रांसिटिव वर्ब कौन सी होती है, देखो जरा आगे। जब यह लिंकिंग वर्ब होती है तब इसके बाद कॉम्प्लीमेंट आता है, जो कि एक एडजेक्टिव हो सकता है, कोई नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का हिंदी में अर्थ होता है पूरक, ठीक है। पूरक का मतलब होता है किसी चीज़ को पूर्ण करने वाला, ठीक है, किसी अर्थ को पूर्ण करने वाला हो। तो जब भी ये मेन वर्ब बनेंगी तो इसके बाद जो आने वाला जो वर्ड होगा ना वो क्या होगा, या तो एक एडजेक्टिव होगा या एक नाउन होगा या एक प्रोनाउन होगा, ठीक है। तो आपने देखा कि ही इज सैड, वह कैसा है, उदास है। तो इसमें कोई एक्शन तो नहीं हो रहा ना, एक्शन नहीं है तो यहाँ पर उसकी अवस्था को बताए, तो ऐसी वर्ब को क्या बोलेंगे आप, स्टेटिव बोलेंगे, ठीक है। स्टेटिव वर्ब कौन सी होती हैं, जो अवस्था को बताती है। तो यहाँ पर किसका काम कर रहा है, ये लिंक करने का काम कर रहा है, लिंकिंग वर्ब, ठीक है। इज यहाँ पर कौन सी वर्ब कहलाएगी, लिंकिंग वर्ब कहलाएगी, क्योंकि इसने लिंक किया, जोड़ा है। किसको जोड़ा है, भी ही की ही अवस्था को बताया है, ठीक है। ही की, और ही तो सैड है, और सैड ही कौन है, ही है, तो ये आपस में लिंक हो गया, ठीक है ना। एक बार फिर सुन लो इस बात में क्या कहा मैंने कहा कि उदास कौन, आप बताओ, ही है ना उदास, और ही को ही तो उदास बोला है, और उदास कौन है, ही है, तो दोनों एक ही तो हुए। अब दोनों को लिंक करने का काम किसने किया, इज का, इज ने किया, तो इज यहाँ पर क्या होगी, लिंकिंग वर्ब होगी। तो आपको समझ आ गया कि लिंकिंग वर्ब कौन सी होती है। अब यहाँ पर एक वर्ड आपने देखा कि कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, जो इसको पूरा करे। यदि हम सेंटेंस को यहाँ तक छोड़ दें, ही इज, वह है, तो हमारे सेंटेंस का कोई अर्थ नहीं हुआ। तो इसको हम पूर्ण करने के लिए हमने क्या देना पड़ेगा, यहाँ पर एक और शब्द देना पड़ेगा जो इस बात को पूरा कर सके। अब वो जो शब्द होगा
वो क्या हो सकता है, या तो कोई एडजेक्टिव हो सकता है, या कोई नाउन हो सकता है, या कोई प्रोनाउन हो सकता है। जैसे आई एम योर फ्रेंड, मैं आपका मित्र हूँ। इट वाज आई, ये मैं था। ठीक है। और जब यह इंट्रांजिटिव वर्ब होती है तब इसके बाद कोई एडवर्ब आती है। ऊपर आपने देखा कि लिंकिंग वर्ब होगी तो इनके बाद क्या मिलेगा भाई, या तो कोई नाउन मिलेगा, या कोई प्रोनाउन मिलेगा, या कोई एडजेक्टिव मिलेगा। लेकिन जैसे ही ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, ठीक है, देखो वर्ब्स के दो पार्ट और हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। यूज के हिसाब से, प्रयोग के हिसाब से अलग अलग तरह से हम वर्ब को हम नाम देते हैं। तो अभी आपने देखा कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब दो नाम और मैंने आपको बताए हैं। इंट्रांजिटिव यहाँ पर आया है, आगे इसी को हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, ये वर्ब आखिर कौन सी होती हैं और कहाँ पाए जाते हैं, कैसे इनका हम प्रयोग करते हैं। और जब यह इंट्रांजिटिव वर्ब होती है तब इनके बाद क्या मिलेगा भाई, कोई ना कोई एडवर्ब मिलेगी। एडवर्ब कौन सी, एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थान को बताने वाली, जैसे हेयर या देयर, इस तरह से मिलेगा आपको। ठीक है। तो द बुक इज ए हेयर, बुक यहाँ पर है। शी वाज देयर, तो आपने देखा कि जो बी जो है ना, ठीक है, जब भी बी के बाद वर्ड जो आपको मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पर कोई ना कोई एडवर्ब। कब, जब ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। ठीक है। देखो ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है भाई जिसको अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट की आवश्यकता हो। ठीक है। और ऐसी वर्ब जिसको अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ना हो, ठीक है, उसको कैसे वर्ब बोलेंगे हम, इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। आगे देखेंगे इसको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को भी। ठीक है। अब सेकंड जो वर्ब हमारी वो गिड्डू, ठीक है, हमने डिस्कस की है। बी, उसके बाद डू और उसके बाद हैव, ये तीन जो वर्ब हैं हम बारी बारी से देखेंगे। अब डू जो वर्ब है ना, उसकी भी पांचों अवस्थाएं हो सकती हैं। ठीक है, पांचों फॉर्म हो सकती हैं। कौन कौन सी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। जैसे डू, डिड, डन, डूइंग और डज। ठीक है, आईएनजी लगा दिया, फोर्थ फॉर्म होगी। एस या इस जोड़ दिया, फिफ्थ फॉर्म होगी। तो डू की भी पांचों अवस्थाएं हो सकती हैं। तो डू, डज या डिड जब हेल्पिंग वर्ब होती हैं तो इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, क्या बताया यहाँ पर, डू, डज या डिड जो है ना, जब भी हेल्पिंग वर्ब होंगी तो इनके बाद लगने वाली वर्ब कैसी होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। एग्जाम्पल देखो जरा, ही डिड नॉट रिटर्न होम, तो डिड नॉट आ गया, वर्ब की रिटर्न हो जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ठीक है, डज नॉट आ गया, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले होगी। डू नॉट स्टडी, स्टडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो तीनों ही जो वर्ब यहाँ पर जो लगी हैं वो कौन सी हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपने देखा डू, डज और डिड के बाद केवल और केवल वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। लेकिन जब डू, डज या डिड जब मेन वर्ब होती है ना, तब इनके बाद कोई दूसरी वर्ब नहीं आएंगी, क्योंकि अब ये खुद ही मेन वर्ब बन गई। जब ये मेन वर्ब बन जाती हैं तो इनके बाद आने वाला जो शब्द है वो क्या होगा, या तो कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। हेल्पिंग वर्ब होंगी तो इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। यदि मेन वर्ब होगी तो इनके बाद कोई न कोई नाउन या प्रोनाउन मिलेगा। से आई डिड, मैंने किया। देखो यहाँ पर आपने देखो, एक मोटी सी बात आपको बता देता हूँ, जब भी सेंटेंस में आपको एक वर्ब मिलती है तो इसका मतलब वो वहाँ पर क्या है, वो मेन वर्ब। पहली तो पहचान ये होगी कि ये मेन वर्ब है या नहीं है, वो क्या देखना आपने, यदि सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब है, क्या बताया है, एक ही वर्ब है, तो वो जो वर्ब होगी हमारी वो कौन सी होगी, वो मेन वर्ब होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आई डिड माई वर्क कैसी वर्ब है, ये मेन वर्ब है। अब दूसरी मेन वर्ब मतलब पहचानने का तरीका क्या है कि उससे पहले कोई वर्ब आई है। ठीक है, यदि कोई वर्ब से पहले, जैसे डू वर्ब है, इससे पहले एक और वर्ब आ गई, तो इससे यदि पहले कोई वर्ब आई है तो वो हेल्पिंग वर्ब होगी और बाद में जो आएगी वो मेन वर्ब होगी। ठीक है, सुनाई बात, क्या कहा मैंने, एक बार समझ लो। मैंने ये बताया है कि यदि सेंटेंस के अंदर एक ही वर्ब है तो वो होगी मेन वर्ब। यदि सेंटेंस के अंदर दो वर्ब हैं तो पहले वाली जो वर्ब होगी वो होगी हेल्पिंग वर्ब और दूसरे वाली वर्ब होगी वो होगी मेन वर्ब। तो यहाँ पर डू नॉट जो है ना, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है,
और डू जो है ना यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक है, क्योंकि इससे पहले एक वर्ब आ चुकी है। शी डिड नॉट हेल्प मी, यहाँ पर देखो हेल्प आई है एक वर्ब और इससे पहले हमारे डिड आया, इसका मतलब ये अब ये मेन वर्ब नहीं है, ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। यहाँ पर ये मेन वर्ब थी इस सेंटेंस के अंदर, लेकिन यहाँ इस सेंटेंस के अंदर ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को आपको छांटना आ गया होगा। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का अंतर इतना ही है, यदि सेंटेंस में एक वर्ब है तो वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो केवल और केवल मेन वर्ब है। यदि सेंटेंस में दो वर्ब है तो पहले वाली वर्ब हेल्पिंग वर्ब और दूसरे वाली जो वर्ब है वो क्या होगी, मेन वर्ब होगी, ठीक है। अब हैव को और देख लेते हैं, ठीक है। तीसरी वर्ब जो हम हैव की भी 5 अवस्थाएं होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, जैसे हैव, हैड और हैड। ध्यान दीजिएगा, आपके दिमाग में कई बार ये डाउट रहता है, हैज़ पहली है जी, हैव दूसरी है जी और हैड तीसरी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या नहीं है, हैज़ पहली नहीं है, हैव दूसरी नहीं है और हैड मतलब तीसरी है तो, लेकिन इसके अनुसार, इस श्रेणी के अनुसार तो नहीं है, ठीक है। तो अगर ये बात तो ठीक है भी हैड थर्ड फॉर्म है, लेकिन यदि आप इस श्रेणी में लगा रहे हैं, ये हैज़ को फर्स्ट, हैव को सेकंड और हैड को थर्ड माने, तो ये बिल्कुल गलत होगा। तो क्या सही है वो देखो ज़रा, सही क्या है, सही ये है कि आपने ये देखना है हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यदि आपने इसकी सेकंड फॉर्म बनानी है तो हैड के रूप में प्रयोग करोगे, यदि इसकी थर्ड फॉर्म बनानी है तो फिर भी हैड के रूप में प्रयोग करोगे, फोर्थ फॉर्म बनानी है तो हैव के साथ आईएनजी लगा देंगे, ई को हटाकर आईएनजी लग गया तो बन गया हैविंग। और फिफ्थ फॉर्म हो गया, इसके साथ एस ये जोड़ दिया तो फिफ्थ फॉर्म बन गई आपकी, ठीक है, हैज़। तो हैव की फिफ्थ फॉर्म हो गई हैज़। तो हैव, हैज़ और हैड का यूज जब हेल्पिंग वर्ब की तरह होता है ना, तो इनके बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। क्या बताया मैंने, हैज़, है और हैड का प्रयोग जब भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है तो इनके बाद फॉर्म कौन सी आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे आई हैव फिनिश्ड माई वर्क या वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क, तो वी हैव लगा दिया और हैव के बाद जो वर्ब लगी है ना फिनिश्ड, ये थर्ड फॉर्म, ठीक है। दे हैव कुक्ड फूड और हैव के बाद ये जो वर्ब लगी है ना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैव, हैज़ या हैड का यूज जब मेन वर्ब की तरह किया जाता है तो इनके बाद नाउन या प्रोनाउन आता है। ध्यान करें यहाँ पर, ये जो वर्ब है हमारी, ये मेन वर्ब भी बन सकती हैं, लेकिन जब मेन वर्ब होगी ना तो इनके बाद जो है ना केवल नाउन और प्रोनाउन ही आएगा, कोई दूसरी वर्ब नहीं आएगी। यदि हैज़, है और हैड के बाद दूसरी वर्ब आ गई तो ये बन जाती है हमारी, हैज़ और हैड बन जाती हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हैव, हैज़ और हैड, इनके बाद यदि क्या आया है, नाउन या प्रोनाउन आया है, इसका मतलब ये जो हैव है हमारी या हैज़ है या हैड है, ये यहाँ पर मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब कब बनेंगे, ये जब इनके बाद कोई दूसरी वर्ब आ रही हो, ठीक है। कोई दूसरी वर्ब आई हो तो हेल्पिंग वर्ब, दूसरी वर्ब नहीं आई है तो ये खुद ही मेन वर्ब होती, ठीक है। जब हैव पोजीशन, पोजीशन का मीनिंग होता है अधिकार, अधिकार को दर्शाता है तो या स्टेटिव वर्ब का कार्य करता है या हैव को हम कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं लिख सकते। फिर देखो इस लाइन ने क्या कहा है इसमें, जब हैव पोजीशन को शो करता है, पोजीशन को दिखाता है या पोजीशन का तरह मतलब प्रयोग किया गया है, या स्टेटिव वर्ब का कार्य करता है। स्टेटिव वर्ब कौन सी, जिसमें कोई एक्शन ना हो, ठीक है, ऐसी वर्ब को स्टेटिव वर्ब बोलते हैं जो कि अवस्था को बताती है, ठीक है। जैसे आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, आई हैव ए बुक, मेरे पास एक किताब है, ये क्या है, इसमें कोई एक्शन नहीं है, ठीक है। तो स्टेटिव का मीनिंग अवस्था बताने वाली वर्ब या पोजीशन को बताने वाली वर्ब, उनको कैसी वर्ब बोलते हैं हम, स्टेटिव वर्ब कहते हैं। तो जब भी हैव स्टेटिव वर्ब का कार्य करता है तो हैव को आप कंटिन्यू फॉर्म में नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखना है कि इसका कंटिन्यू फॉर्म नहीं बनना है, ठीक है। जैसे आप कहना ना आई एम हैविंग ए कार, ये कहना बिल्कुल गलत है। मेरे पास एक कार, मेरे पास एक कार है, आप ऐसे लिखेंगे ना आई एम हैविंग ए कार, तो सेंटेंस हमारा कैसा होगा, गलत होगा।
आपने क्या बोला है, आई हैव ए कार, और मैंने कहा है जब ये स्टेटिव वर्ब होंगी तो इनके बाद आने वाला जो शब्द है ना, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, मतलब वर्ब नहीं होगी। यदि वर्ब आ गई, मान लिया हैज़ और हैव के बाद या हैड के बाद वर्ब आ जाती है ना, तो फिर ये हैज़ और हैड बन जाते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाता है तो ये बन जाती है मेन वर्ब। ठीक है, अब जो ऊपर मैंने बात की थी ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, तो थोड़ा सा यहाँ पर और उसको समझ लेते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती हैं, जिन वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, नाउन या प्रोनाउन होता है, तो ऐसी वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। मतलब ऐसी वर्ब जिनके बाद कोई न कोई ऑब्जेक्ट होना जरूरी है तो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगी, और ऐसी वर्ब जिनके बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो या ऑब्जेक्ट की आवश्यकता न हो, ऐसी वर्ब को हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। जैसे राम किल्ड रावण, यहाँ पर दो एग्जाम्पल हैं, राम ने रावण को मारा। ठीक है, तो किल्ड जो है ना यहाँ पर कैसी वर्ब होगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी। क्यों, राम किल्ड, भाई हमने ऑब्जेक्ट को बताना पड़ेगा। ठीक है, भाई राम ने क्या मारा, वैसे तो हमारे सेंटेंस का कुछ अर्थ तो क्लियर हो जाता है, राम किल्ड, राम ने मारा, लेकिन और अधिक क्लियरिटी लाने के लिए, सेंटेंस को सही अर्थ देने के लिए हमने कोई न कोई ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट की डिमांड करते हैं ना कोई वर्ब, तो ऐसी वर्ब को कैसे कहेंगे हम, ट्रांजिटिव वर्ब। तो राम किल्ड रावण, तो ये किल्ड कैसी वर्ब होगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी। अब यहाँ दूसरा सेंटेंस, रावण डाइड। ठीक है, रावण मर गया, तो यहाँ पर आपने दे इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, हमारा यहाँ पर अर्थ जो है ना पूर्ण हो जाते कि राम मर गया। ठीक है, बर्ड्स फ्लू, पक्षी उड़ गए, फ्लाई की सेकंड फॉर्म फ्लू। ठीक है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो जब भी वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ना हो, तो ऐसा जो हमारा सेंटेंस जो है ना वो कहलाता है इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, सॉरी, ऐसी वर्ब क्या कहलाती है, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। और जब भी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की आवश्यकता हो तो हम ऐसी वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। ठीक है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होगी, सकर्मक, और इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक, जिसमें ए का मतलब नहीं, ठीक है, और से का मतलब होना, ऐसे मान लें आप याद करने के लिए। तो ट्रांजिटिव वर्ब के पास ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए इन वर्ब का पैसिव वॉइस बन सकता है, लेकिन इन ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ये बात आप जरूर समझ लें कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए सेंटेंस के अंदर। अगर ऑब्जेक्ट है तो वो वर्ब हमारी कैसी होगी, ट्रांजिटिव वर्ब, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऐसी वर्ब होगी इंट्रांजिटिव वर्ब। तो कहने का मतलब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल है, रावण वाज किल्ड या डाइड इन द बैटल। दो वर्ब है, एक डाइड वर्ब है, एक किल्ड वर्ब है, तो आपने ये बताना है कि भाई इन दोनों में से कौन सी वर्ब सही है। ठीक है, रावण वाज किल्ड डाइड, सॉरी पहले इसको देख लेते, रावण वाज डाइड इन द बैटल, तो जो डाइड वर्ब जो है ना हमारी, वो तो कैसी वर्ब है, यहाँ तक तो हमारा सेंटेंस जो है ना डाइड जो वर्ब है अपने आपने ऊपर देखा था। ठीक है, यहाँ देखो एक बार सेंटेंस पर आ जाओ ताकि और क्लियर हो जाए। डाइड तो इंट्रांजिटिव वर्ब है, और अभी हम बात कर रहे थे इंट्रांजिटिव वर्ब का तो पैसिव वॉइस बनता ही नहीं। तो यहाँ पर अगर सेंटेंस में डाइड वर्ब प्रयोग की गई है तो इसका मतलब ये तो यूज गलत है, गलत हुआ कि नहीं। क्यों, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब जो होती है ना उसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती, ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर किल्ड जो वर्ब है ना वो ठीक है, डाइड नहीं आते। इस तरह से आपने देख लिया कि इंट्रांजिटिव वर्ब जो होती है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनता है। ठीक है, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस क्यों बनता है ये भी देख लिया आपने। ठीक है, और इंट्रांजिटिव वर्ब क्यों नहीं बनता वो भी देख लिया। तो इस वाक्य में आपने क्या देखा, डाइड व किल्ड दो वर्ब्स जो प्रयोग की गई है, इनमें डाइड एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, अतः डाइड की जगह हमने क्या लिखना चाहिए, किल्ड लिखना चाहिए। ये सारी बातें बिल्कुल ऐसी लिखी हैं, आपके जो नोट्स हैं मैंने इस तरह से बनाने की कोशिश की है कि आप एक किताब की तरह पढ़ो इनको। ठीक है, सारी बातों को थोड़ा सा डिटेल से बताया गया है। वीडियो मतलब वीडियो से कहीं अधिक अच्छा आप इसको अगर बिना किसी के एक्सप्लेनेशन के भी पढ़ोगे ना तब भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारी दो वर्ब जो हमने मेन बात की थी, कौन कौन सी बात की थी, लेक्सिकल वर्ब और दूसरी थी
ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स के अंदर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी हैं। तो एक बार फिर से मैं वहाँ एक बार जाता हूँ स्टार्टिंग में, क्योंकि आप यहाँ तक आते आते शायद उस बात को भूल गए होंगे। कौन सी बात को? कि वर्ब को हमने दो पार्ट में बांटा था। पहला जो पार्ट था वो था हमारा लेक्सिकल वर्ब और दूसरा था हमारा ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, लेक्सिकल वर्ब तो मेन वर्ब होगी। अब ऑक्सिलरी वर्ब को भी हमने फिर आगे 3 पार्ट में डिवाइड किया था। यहाँ पर देखो एक बार 3 पार्ट ये हो गए थे, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब हमने एक तो समझ लिया, कौन सा समझ लिया डिटेल से? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती हैं। अब हम इन दोनों को भी थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन सी होती हैं। ठीक है, चलो चलते हैं अपने उसी पेज के ऊपर जहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे अभी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहे होंगे। यदि कहीं डाउट लग रहा है तो आप वीडियो को फिर से रिपीट करके सुनो, समझो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और फिर भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, आपको मैं थोड़ा सा और डिटेल से कोई बात आपकी डाउटफुल होगी वो उसको क्लियर करूँगा। चलो ये ट्रांसलेट पढ़ लिया था हमने, आगे। हाँ ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पर क्या होते हैं? ये वर्ब्स केवल हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। देखो अंतर समझ लेना आप। वो कौन सी थी जो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम कर लेती थी, लेकिन ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं ना, केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब बनती है, ये मेन वर्ब नहीं बनती है। तो कौन कौन सी ऐसी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought टू। ये हमारी 10 जो वर्ब हैं, 10 हो गई होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, 10 हमारी ऐसी हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, जिनका प्रयोग हम केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में करेंगे। इनको हम मेन वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हेल्प जो है मेन वर्ब है, और इससे पहले जो ये वर्ब हमारी आई है ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो गई। मीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इससे पहले आने वाली वर्ब एक मॉडल है, इसको हमने नाम क्या दिया है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दिया है। ठीक है, अब जो तीसरा जो पार्ट है वो है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। इनमें से भी ऑक्सिलरी वर्ब में भी हमने देखा कि 3 ऐसे वर्ब्स हैं, 3 ऐसी वर्ब्स हैं जो दोनों काम कर सकती हैं। ठीक है, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी हैं? यूज टू, नीड और डेयर। अभी हमने देखा कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और ought टू। ये जो वर्ब हैं केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग की जा सकती हैं, लेकिन इन तीनों वर्ब, कौन कौन सी तीनों वर्ब? यूज टू, नीड, डेयर को हम हेल्पिंग वर्ब व मेन वर्ब दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए इनको या तो सेमी मॉडल्स बोलेंगे, या दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? अरे यहाँ भी तो बताया था आपको भाई, इनको मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहेंगे। या तो सेमी मॉडल बोलो या मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। हैं ये भी ऑक्सिलरी वर्ब्स, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? ठीक है, दोनों में अंतर यही है कि ऑक्सिलरी वर्ब्स तो केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब बनती हैं, लेकिन मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं वो मेन वर्ब भी बन जाते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी बन जाते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, ही यूज्ड टू टेल ए लाई। देखो एक मेन वर्ब आई है यहाँ पर, और मेन वर्ब से पहले ये यूज्ड टू वर्ब आई। ठीक है, तो यूज्ड टू यहाँ पर क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है। यूज्ड टू क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अगले सेंटेंस में देखो, ही वाज यूज्ड टू टेलिंग ए लाई। अब यूज्ड टू का जो प्रयोग किया गया ना, एज ए मेन वर्ब किया गया। मेन वर्ब क्यों है यूज्ड टू? क्योंकि इससे पहले एक और वर्ब आ गई। ठीक है, मैंने कहा था जब भी वर्ब से पहले एक और वर्ब आ जाती है तो पहले वाली वर्ब हेल्पिंग वर्ब और बाद वाली वर्ब मेन वर्ब, है ना? तो इस बात को भी याद रखना। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल देखो, ही डज नॉट डेयर गो देयर। तो यहाँ पर जो डेयर जो वर्ड है ना, एज ए मेन वर्ब प्रयोग किया गया। क्यों? क्योंकि डेयर से पहले एक और हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है,
डज हेल्पिंग वर्ब है, आपने ऊपर देखा था। यू नीड टू गो देयर, अब नीड इस सेंटेंस में मेन वर्ब प्रयोग किए गए, क्योंकि क्यों यूज्ड, नीड इज यूज्ड एज मेन वर्ब। और दूसरे देखो यू नीड नॉट गो देयर, ठीक है, यहाँ देखो यू नीड नॉट गो देयर, और यहाँ नीड नॉट क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो आपने देखा कि तीनों ही जो वर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, दोनों तरह से प्रयोग की जा सकती हैं। कौन कौन सी, नीड, डेयर और यूज्ड टू। अब इन जो ऑक्सिलरी वर्ब हैं हमारे, उनके थोड़ा सा और थोड़ी विशेषता जान लेते हैं। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है, इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की बात कराऊं, कौन कौन सी, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, है ना, ऊपर हमने जो की थी 10 वर्ब, वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इनको हम मेन वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते, इनका प्रयोग केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग हो सकता है। जैसे शी कैन, ठीक है, आई विल गो, पूरा सेंटेंस आप कर लेना। इट मे रेन टूडे, सीता कुड पास द एग्जामिनेशन, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। तो हमने देखा कि ये हेल्पिंग वर्ब हैं। हेल्पिंग वर्ब क्यों हैं, क्योंकि इनके बाद एक और वर्ब आई है, जैसे कैन के बाद हेल्प आया है, विल के बाद गो आया है, ठीक है, मे के बाद रेन आया है, और कुड के बाद पास, रिस्पेक्ट, ये मेन वर्ब है। और ये जो इनसे पहले आने वाला जो वर्ब है वो कौन सी है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का दूसरी बात आपने क्या याद रखनी है, मॉडल जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं ना, उनकी हम जो पांचों फॉर्म होती हैं, ठीक है, वो नहीं बना सकते। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ फॉर्म नहीं कह सकते। ये नहीं कह सकते हैं कि भाई ये वर्ब की, कैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कुड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, गलत है, ऐसा नहीं बोलेंगे हम, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, इस तरह से आप नहीं बना सकते। इसका प्रयोग सभी नंबर या पर्सन के साथ मतलब एक ही रूप में होता है, ठीक है। एक ही रूप का मतलब क्या है, आपने सिंगुलर और प्लूरल का कोई अंतर नहीं समझना। जैसे यहाँ पर कैन लगा है, जैसे आई कैन, ठीक है, वी कैन, यू कैन, ही कैन, तो सभी के साथ ऐसे कैन लगा हुआ है। यहाँ नंबर का, पर्सन का कोई फर्क नहीं है। सिंगुलर के साथ भी कैन लगा हुआ है, प्लूरल के साथ भी कैन लगा हुआ है। जैसे ही के साथ भी कैन है, ही सिंगुलर है, वी प्लूरल है, इसके साथ भी कैन लगा हुआ। तो बिना किसी अंतर के सभी के साथ बराबर प्रयोग किया जाता है। ऊपर वाले वाक्य में आपने देखा आई, वी, यू, ही और दे सभी के साथ समान रूप से कैन का प्रयोग हुआ है, ठीक है। ये तो डिटेल से जो मैं आपको बोलकर बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वही बातें सारी लिखी हुई भी हैं, ठीक है। अब तीसरी बात का याद रखनी है आपने भाई, सामान्यतः मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, लगती है। मतलब कोई भी और फॉर्म लग ही नहीं सकती, ना सेकंड लगे, ना थर्ड लगे, ना फोर्थ लगे, ना फिफ्थ लगे, ठीक है। केवल और केवल मॉडल के बाद कौन सी फॉर्म लगती है, क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अर्थात ना ही इसके साथ टू जुड़ता है और ना ही आईएनजी जुड़ती है। जैसे आपने यदि बोल दिया ना, शैल टू, विल टू, कैन टू, गलत हो जाएगा। कुड टू गलत, मस्ट टू गलत, आईएनजी भी नहीं जोड़ सकते, कैनिंग नहीं बना, कैन का कैनिंग नहीं बना सकते, विल का विलिंग नहीं बना सकते, ठीक है। शेल का सेलिंग नहीं बना सकते, SHALL स्पेलिंग ठीक कर लेना है, SHALL, ठीक है, SH बना लेना। सेलिंग, मस्ट का मस्टिंग, ये कहना बिल्कुल गलत है। कहने का मतलब क्या, ना इनके साथ टू जुड़ता और ना इनके बाद आईएनजी जुड़ता, ठीक है। ना इनकी सेकंड फॉर्म बनती, ना ही थर्ड बनती, ना फोर्थ, ना फिफ्थ, केवल और केवल और की फर्स्ट फॉर्म के रूप में, मतलब आप इसको ऐसे कैसे अपने देखना समझना, ठीक है। इनके बाद लगने वाली वर्ब कैसी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है। इनकी अलग अलग भाई मूड के हिसाब से, अवस्था के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपको देखो एक बार, आई कैन टू गो, कैन के बाद आपने क्या लगा दिया, यहाँ पर टू लगा दिया, सेंटेंस गलत हो गया। आई कैन गो, क्या बोलना चाहिए, आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। सी विल टू कम हेयर, विल के बाद आपने टू लगा दिया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। सी विल कम, आपने टू नहीं लगाना क्योंकि आपको पता है मॉडल के बाद टू नहीं लगता, ठीक है। यूज टू ओ टू, ये दो ऐसे हैं, वो एक अलग बात है, ठीक है, यूज टू और ओ टू। लेकिन जो हमने मॉडल ऑक्सिलरी की बात कर रहे हैं, जो 10 हमने मॉडल ऑक्सिलरी की है ना, उनके साथ आपने कभी भी टू नहीं लगाना, ना ही आईएनजी लगाना। तो आपने देखा वर्ब की क्या क्या अवस्थाएं होती हैं, उनको हम
किस तरह से अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको वर्ब की बिल्कुल बारीकियों का, प्रत्येक चीज़ का पता मतलब अच्छी तरह से लग गया होगा। डाउट रहता तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब इसी के बाद मतलब अगली जो हमें क्लास होगी, ठीक है, वो इससे संबंधित एक्सरसाइज की करेंगे और बहुत ही जल्दी वो अगली क्लास में आपके लिए लेकर आता हूँ।